हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम देखेंगे कि फूड स्टैंडर्ड क्या होते हैं, यानी खाद्य मानक। फूड स्टैंडर्ड के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं, मानक बना दिए जाते हैं, जिससे ये पता रहता है कि फ़ूड की क्वालिटी कंज्यूम करने के लिए सेफ़ है और उसमें हाइजीनिक, सेफ्टी, सर्विस, सप्लाई, सब चीज़ का ध्यान रखा गया है। फूड स्टैंडर्ड क्या है? उत्तम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन, देश के अंदर व विदेशों से निर्यात के लिए उचित खाद्य मानक व नियंत्रण प्रणाली की ज़रूरत होती है। मतलब जो भी आप फूड प्रोडक्ट देख रहे हो वो आजकल फ़ॉरेन से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं, तो उनकी भी क्वालिटी के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। उनके लिए भी फूड स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। और फूड स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि कुछ एक चेकलिस्ट बना दी जाती है कि जो फूड है वो प्रोसेसिंग के टाइम पे, स्टोरेज के टाइम पे, जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा है तब तक हर एक स्टेप में, और इवन कंज्यूमर के पहुंचने तक भी, और बाद में भी अगर कोई स्टोर करके रख रहा है तब भी, हर एक स्टेप में वो सेव होना चाहिए कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए। उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उसकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या पूरी रिसर्च की जाती है। गवर्नमेंट ने जो भी स्टैंडर्ड बनाए हैं, जब वो मार्क देता है तो उस मार्क का मतलब ये है कि एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि फ़ूड जो है वो कंज्यूम करने के लिए सेफ़ है, तभी वो चीज़ दी जाती है। अगर कहीं भी कुछ बीच में प्रॉब्लम आती है तो वो सर्टिफिकेट उन्हें नहीं दिया जाता है, फिर वापस से उनका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। 4 लेवल बनाए गए हैं स्टैंडर्ड्स के। कंपनी स्टैंडर्ड है, दीज आर सेल्फ मेड स्टैंडर्ड टू एंश्योर गुड क्वालिटी फूड, सेम एज नेशनल स्टैंडर्ड। कंपनी मानक क्या है? स्वयं कंपनी बनाती है, यानी जो भी कंपनी उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है वो अपना एक मार्क बनाती है और राष्ट्रीय मानक से प्रेरित होकर ही बनाती है कि जो नेशनल स्टैंडर्ड में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन्हीं का यूज़ करके कंपनी अपना नाम देती है। नेक्स्ट इज़ नेशनल स्टैंडर्ड, यानी पूरे राष्ट्रीय लेवल पे एक ही मानक है वो यूज़ होगा, वो बनाती है केंद्र सरकार संस्थाएं, और वो ही उन्हें कंट्रोल करती हैं कि अगर पूरे इंडिया लेवल पे अगर कोई चीज़ है, वो प्रोडक्ट आ रहा है, तो उस पे जो मार्क है वो ये डिफ़ाइन करेगा कि वो सारी क्वालिटीज़ से होके निकला है और वो एश्योर है। नेक्स्ट इज़ रीजनल स्टैंडर्ड। रीजनल मतलब नाम से पता चल रहा है आपको, क्षेत्रीय मानक, क्योंकि अपनी जो इंडिया है उसकी भौगोलिक स्थिति सब अलग अलग है, जोग्राफिकल एरिया अलग होते हैं, उनका एनवायरनमेंट अलग है, जलवायु अलग है, तो उनसे रिलेटेड कुछ मानक ऐसे बनाए गए हैं जो भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्र एक से होते हैं, वो अपना क्षेत्र के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानक, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फॉलो किए जाते हैं। उसमें ISO आ जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन आता है, और ये ही जो है बाकी के मानक बना। तो ये 4 टाइप के जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं मेनली, कंपनी, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल, ये चारों स्टैंडर्ड हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर नेशनल और इंटरनेशनल कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सिर्फ आपको इंडिया के बताने हैं तो वो अलग हैं, इंटरनेशनल बताने तो वो अलग हैं। तो फूड स्टैंडर्ड रेगुलेशन इन इंडिया, भारत में खाद्य मानक नियम कौन कौन से हैं? PFA है, ISI है, एगमार्क है और FSSA है। नेक्स्ट इंटरनेशनल देखें तो उसमें कैग है, ISO है और WTO है, और इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से पुट अप होता है और हमेशा होगा भी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना है। सबसे पहला है फूड स्टैंडर्ड रेगुलेशन इन इंडिया। भारत में जो खाद्य मानक नियमन है वो क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1954 में लागू किया गया था। खाद्य में अपमिश्रण रोकने के लिए भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 यानी PFA जिसे बोलते हैं, और इसमें आप स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि जो भी फूड स्टैंडर्ड्स हैं या रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म तो पूछी ही जाती है, साथ में जो उनका ईयर है वो कब लॉन्च हुआ है ये भी पूछा जाता है। तो PFA
कब लॉन्च हुआ था? 1954 में। और क्या है फुल फॉर्म इसकी? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। और जब आप इसकी फुल फॉर्म अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आप उसके बारे में ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आ जाएगा कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन क्या है। प्रिवेंशन मतलब बचाव, फूड अडल्ट्रेशन यानी मिलावट से बचाव के लिए एक एक्ट बनाया गया है, वो ही है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। All food product manufactured in India or imported and sold in India have to meet the requirements prescribed under this act। मतलब इस एक्ट के अंदर जितनी भी कंडीशंस दे रखी हैं वो उन सबको फॉलो करनी होगी, चाहे वो इंडिया में बन रहे हो प्रोडक्ट, चाहे वो बाहर से आ रहे हों या बाहर जा रहे हों। तो उन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए ही फूड अडल्ट्रेशन की प्रिवेंशन के लिए एक्ट बनाया गया है। अदर ऑर्डर्स और एक्ट, और इसके अलावा कौन सा एक्ट है? फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर है, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर है, जो नाम से आपको पता चल रहा है कि अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए है तो वो अलग ऑर्डर है, मीट के लिए अलग है, वेजिटेबल ऑयल्स के लिए अलग है। यानी पीएफए के अलावा ये ऑर्डर्स हैं। सबसे पहला कौन सा है? पीएफए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज़ वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक उत्पाद प्रमाणीकरण। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बारे में आपने 11th में भी देखा था, मार्क्स बनाए थे ना। एग मार्क क्या होता है, आईएसआई मार्क क्या होता है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कुछ स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं, जैसे बीआईएस का आईएसआई मार्क, एग मार्क। ये क्या करते हैं? ये स्टैंडर्डाइजेशन को डील करते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं प्रोडक्ट को कि जो भी प्रोडक्ट को ये सर्टिफिकेट मिला है मतलब वो सेफ़ है यूज़ के लिए। और खाद्य उत्पाद भी शामिल है इसमें, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी इसमें ध्यान रखा गया है, तभी वो एक स्वैच्छिक प्रमाण पत्र मिलता है और उत्पाद की गुणवत्ता को बताता है। नेक्स्ट इज़ खाद्य उद्योग में खाद्य की गुणवत्ता के नियमन के लिए इन सभी नियमों का एकीकरण कर दिया गया और उसके लिए भारत सरकार ने 2006 में FSSA जो एक्ट है वो लॉन्च किया था। मतलब इससे पहले काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर हो रहे थे, तो उन सबको एकीकरण कर दिया गया, उनको मिला के एक ही एक्ट लॉन्च हुआ है। वो क्या है? FSSA 2006 यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया 2006। अगर FSSA आता है और इसका मार्क पूछा जाता है तो FSSAI उसका मार्क होता है, ऑफ इंडिया लग जाता है उसमें। ओके, तो फाइनली कौन सा है अब? FSSA 2006। स्टूडेंट्स, ये जितने भी आपको मैं बता रही हूँ इनके ईयर हैं, तो बेनिफिशियल आपके लिए होगा। मैंने पहले ही बताया है कि जो कॉपी का लास्ट पेज है या फिर बुक का जो लास्ट पेज है आपके पास अवेलेबल है, उसमें कहीं एक जगह सबकी फुल फॉर्म लिख लीजिए ताकि आपको रिवाइज़ करने में ईजी रहे। ओके, तो FSSA जो है वो क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? खाद्य से संबंधित नियमों को एकीकृत करना है, यानी इकट्ठा करके एक नियम बना दिया गया जो है FSSAI। ये इसका मार्क है जो कि एक लाइसेंस नंबर देता है प्रोडक्ट को। ये आप किसी भी फूड प्रोडक्ट्स पे देख सकते हो, आपको वो चीज़ फिर याद रहेगी। FSSAI का मार्क लगा होगा और नीचे लाइसेंस नंबर लिखा होगा। जो भी फूड प्रोडक्ट बन रहा है उनके निर्माण के, स्टोरेज के, उनके वितरण के, विक्रय के, आयात के नियमन के लिए बनाया गया है ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक सामग्री उपलब्ध की जा सके। यानी हर लेवल पे वो जज करता है कि फूड प्रोडक्ट है वो सेफ़ है या नहीं, और इसके लिए कुछ फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो लगाए जाते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ हैं वो कंट्रोल रखती हैं, इवैल्यूएट करती हैं उन्हें टाइम टू टाइम, और तभी वो चीज़ वेरीफाई होती है, तभी उन्हें ये मार्क मिलता है। उत्पादन स्थान के अंदर व आसपास स्वच्छता का भी पालन होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर प्रोडक्ट की क्या है? चेकलिस्ट होती है कि ये जितनी भी कंडीशंस में से होके गुजर रहा है प्रोडक्ट वो सेफ़ है या नहीं है। उसके आसपास की स्वच्छता का भी ध्यान देखा जाता है उसमें। मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को पहचानना व उसे रोकना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व देना, ये सब भी इसका काम है कि अगर इन फ्यूचर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उनके बारे में भी रिसर्च इसमें होती रहती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरनेशनल में सबसे पहला है कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, जिसको बोलते हैं कैक। ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाना है इसका काम। खाद्य व्यापार को आसान बनाना है, ग्राहकों को सुरक्षित खाना, खाद्य व्यापार में ईमानदारी लाना है। विभिन्न देशों द्वारा इसका प्रयोग अपने राष्ट्रीय मानकों को बनाने के लिए किया जाता है, यानी बहुत बड़े लेवल पे ये काम करती है और इनके बेस पे ही जो अलग अलग देश हैं वो अपने मानक बनाते हैं और WHO के साथ भी ये काम करते हैं, उन्हीं के अंदर आता है। तो कोडेक्स एलिमेंट्रीज इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, ये इसका मार्क है। आज के समय में कोडेक्स में 189 कोडेक्स सदस्य हैं, जिसमें 188 देश हैं और एक संस्था है यूरोपियन यूनियन। और भारत का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है वो इसकी सदस्यता उसे मिल चुकी है। और जो कैक है वो फूड कोड नामक एक पत्रिका प्रकाशित करता है, जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय मानक शामिल किए जाते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय मानक दिशा निर्देश इसका हिस्सा हैं, यानी ये एक उनकी हेड कमेटी हो गई है, कमीशन है, जिसके बेस पे ही आगे के उनके फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज़ ISO, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था है। अब इन सभी के बारे में स्टूडेंट आपको सब एक सी बातें लगेंगी, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा सरकारी है कौन सा गैर सरकारी है, आगे इनके अंतर भी बताऊंगी तो आपको याद करने में ईजी रहेगा। तो इसका क्या काम है, ISO दुनिया भर के सभी देशों के गैर सरकारी राष्ट्रीय मानव संस्थानों का एक गठबंधन है। जो अभी पहला वाला पढ़ा हमने कोडेक्स वाला, वो किसका है, जो कैक बोलते हैं वो तो गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। लेकिन ये क्या है, जो जितने भी प्राइवेट हैं गैर सरकारी हैं उन सब का एक गठबंधन मिला के ISO है। दुनिया भर में मानकीकरण और उससे संबंधित गतिविधियों का प्रचार और बढ़ावा देना है इनका काम, और नई नई तकनीकों का रिसर्च करना है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो दोनों में पाई जाती हैं। इन मानकों का पालन स्वेच्छा से किया जा सकता है और ISO द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होता है। मेन जो अब है इनके डिफरेंस आपको पता होंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। कोडेक्स में क्या है, अंतर सरकारी संस्था है और ISO क्या है, गैर सरकारी संस्था है। जो कोडेक्स है इसका प्रयोग अपने राष्ट्रीय मानकों को बनाने के लिए होता है, जबकि इसका क्या है, पालन स्वेच्छा से किया जाता है, यानी अपनी मर्ज़ी से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कोडेक्स को बदलने में समय लगता है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल कमीशन है ये, और ISO क्या है, ये हर 5 साल में समीक्षा लेता है या इसका आंकलन किया जाता है, यानी चेंज हो सकता है 5 साल में। कोडेक्स जो है वो कम से कम स्तर पे माने जाने वाले नियमों को दर्शाता है और ISO क्या करता है, वर्तमान में माने जाने वाले औद्योगिक मानकों को दर्शाता है, यानी अपने इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मेन क्या है, ये फूड कोड के रूप में प्रकाशित होता है, यानी फूड कोड देता है कोडेक्स, और ISO क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रकाशित होता है। तो ये कुछ इनके डिफरेंसेस हैं, तो आपको लर्न करने में ईजी रहेंगे। नेक्स्ट इज़ WTO क्या है, विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1995 में। व्यापार को सरल, स्वतंत्र, ईमानदार, इच्छानुसार बनाने के लिए इसका उद्देश्य है। व्यापार में आने वाले जो भी विवाद हैं उनको सुलझाने का काम करता है। कंपनियों को व्यापार में आने वाली परेशानियों में मदद करता है। और जो WTO के समझौते हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उसमें क्या क्या आते हैं, गुड्स हैं, यानी जितने भी सामान हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, पेटेंट देते हैं, लोगो बनाते हैं, इनोवेशन है, डिज़ाइन है, नेम, पिक्चर, ये सभी इसके अंतर्गत आता है क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, WTO। और WTO को एक मजबूत खाद्य नियंत्रण या कंट्रोल व्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान होने ज़रूरी हैं। एक प्रभावी खाद्य जांच जो निरीक्षण करते हैं, और प्रभावी विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, यानी ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही WTO में सारे काम होते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड इंस्पेक्शन एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी, यानी ये जो WTO है उसमें फूड इंस्पेक्शन का काम है और एनालिटिकल कैपेबिलिटी, विश्लेषणात्मक या मूल्यांकन क्षमता का क्या काम है।
तो जो निरीक्षक है वो क्या करता है, सुनिश्चित होगा कि खाद्य पदार्थ को तैयार करते समय सभी चरणों में सभी निर्देशों का पालन सही ढंग से हुआ है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जांच के लिए खाद्य निरीक्षक नियुक्त करती हैं। नियुक्त किए गए खाद्य निरीक्षक योग्य होने चाहिए, वे खाद्य सुरक्षा संबंधी जानकारी में निपुण होने चाहिए। यानी इसमें ये कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस इसमें डेफिनेशन बताई गई है कि जो फूड इंस्पेक्शन है वो कैसे किया जाता है और काम क्या होता है उनका। फूड इंस्पेक्टर आपने सुने हैं ना, जो कि फूड को हर लेवल पे जज करते हैं। नेक्स्ट इज़ विश्लेषणात्मक या मूल्यांकन क्षमता क्या है। इसके लिए सभी जो जांच हैं वो प्रयोगशालाओं में आवश्यकता अनुसार सभी सामान उपलब्ध होने चाहिए, यानी लैब्स में होता है ये, वेल इक्विपाइड होनी चाहिए, लेबोरेटरीज़ में सारा सामान अवेलेबल होना चाहिए। ऑल द इक्विपमेंट एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज शुड बी वर्किंग प्रॉपरली, सही से काम करने चाहिए। और जांच में लगाए गए सभी लोगों में उचित ज्ञान, क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक अलग टॉपिक है जिसमें ये पढ़ना है कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए गए हैं जिससे इनकी सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकता है। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें आप देख पा रहे हैं 3 टाइप के जो है वो प्रोसेस किए जाते हैं। और ये बनाया क्यों गया है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली एक कंट्रोल आधारित प्रणाली है, यानी जितनी भी आपकी खाद्य की सुरक्षा है उनका प्रबंधन करने के लिए कंट्रोल सिस्टम है, जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थ में किसी भी खतरे के प्रवेश, उसे खाद्य पदार्थ की किसी भी अवस्था में दूषित होने से रोका जाता है। मतलब कोई भी स्टेज पे अगर कोई भी हैज़ार्ड है या संकट है या खतरा है, अगर वो एंटर कर गया है और दूषित कर सकता है भोजन को, तो उसको उसी टाइम पे कंट्रोल करने के लिए इसमें कुछ पद्धतियाँ बनाई गई हैं। तो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कैन बी एंश्योर्ड थ्रू, जो 3 मेन पॉइंट्स हैं वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, हैज़ार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसमें ये जो हैकअप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म तो आपको याद रखनी है और इसका वर्क भी याद रखना है। उत्तम निर्माण पद्धति, उत्तम स्वच्छता पद्धतियाँ और जो हैकअप है, इन तीनों से मिला के ही ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो फूड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें 3 टाइप के प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रणालियाँ हैं वो यूज़ की जाती हैं। सबसे पहला है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उत्तम निर्माण पद्धतियाँ। अब नाम से आप देख रहे होंगे जब उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो उस टाइम पे ये पद्धतियाँ यूज़ की जाती हैं, प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं। अंतिम उत्पाद पर आधारित अभ्यास है, जब प्रोडक्ट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है तब ये फॉलो की जाती हैं, जिसमें लेबलिंग भी शामिल है। लेबलिंग बताई थी आपको लास्ट चैप्टर में। लेबलिंग जो हम उस पर दिखाते हैं, जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, बेस्ट बिफोर क्या है, कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं इस प्रोडक्ट के लिए, उनकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, कब तक यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब लेबलिंग में था। तो उसकी जांच भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू होती है। और क्या पॉइंट्स हैं इसमें, यह उत्पाद की गुणवत्ता जांचने की व्यवस्था है जो सुनिश्चित करती है कि निर्माता ने सुरक्षित पदार्थ बनाने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। नॉर्मली जो आपको बताया था उसको जांचने का एक पहला प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से। यह मिलावट रोकता है, काम करने में मदद करता है, गलत लेबलिंग को रोकता है, जिससे ग्राहक को गुमराह होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये सारी प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो की जा रही हैं तभी उसे लेबल मिलते हैं। यह निर्माता की बाज़ार में साख बनाने में मदद करता है, यानी सकारात्मक छवि बनाता है, एक पॉजिटिव रेपुटेशन बनाता है कि ये जो GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो बता रहा है प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें सारी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। ऐसे ही है गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, यानी उसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है। कहीं भी अगर कंटेमिनेशन हो गया है या संदूषण हो गया है तो उसको
कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है हैकअप। नाम से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें भी हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब संकट विश्लेषण, संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। हिंदी में बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो हो सके तो आप इसको इंग्लिश में ही लर्न कीजिए। हैकअप क्या है? हैज़ार्ड मतलब संकट, संकट के टाइम उसका एनालिसिस करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे हो जाए वो, उसको वहीं पे कंट्रोल करना है। तो हैकअप के कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। इट मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग एश्योरेंस अबाउट सेफ्टी ऑफ फूड, खाद्य की सुरक्षा का आश्वासन देने का एक साधन है कि हैकअप से अगर वेरीफाई हो गया है तो इट मीन्स फूड सेफ है। इसमें क्या सम्मिलित है? संकट की पहचान की जाती है, कच्ची सामग्री एकत्रित की जा रही है, यानी जो भी पूरा प्रोसेस होता है फूड प्रोडक्शन का, एक रॉ मटेरियल से लेके पूरे तैयार होने तक, हर एक लेवल पे उसका एनालिसिस चलता रहता है हैकअप के थ्रू, कि किसी भी पॉइंट पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्रिटिकल कंडीशन आ गई है, तो उसको वहीं पे रोका जाए। वाई इम्प्लीमेंट हैकअप? हैकअप की क्यों ज़रूरत है लागू करने की? इट इज़ अ प्रिवेंटिव अप्रोच टू एंश्योर फूड सेफ्टी, यानी ये फूड सेफ्टी को बचाने के लिए ज़रूरी है, अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को सुरक्षित रखता है। संसाधन निर्माण के किसी भी स्तर पर जब समस्या उत्पन्न होती है तो उचित कार्रवाई करके खतरों की पहचान करने के लिए सक्षम बनाती है। अब ये जो हैकअप का आप लोगो देख रहे हैं, इसमें यही बताया गया है कि कोई भी हैज़ार्ड है, संकट जो आपको बताए हैं 3 टाइप के, उनमें से अगर कोई भी आ गया है, वो किसी भी लेवल पे हो, उसका एनालिसिस होगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग वाले स्टेप में ही उसका एनालिसिस हो गया है और आगे उसको वेरीफाई करते जा रहे हैं, नहीं, हर स्टेप पे उसका ध्यान रखा जाता है। कोई क्रिटिकल कंडीशन आ गई है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है और कौन से पॉइंट्स उसमें ऐड करने हैं। तो यह नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देता है कि हैकअप के थ्रू अगर कोई वेरीफाई हुई ये चीज़ तो वो सेफ़ है। तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम तुरंत एक्शन लेना है। ओके, तो हैकअप हो गया है। 3 टाइप के आपने इसमें मैनेजमेंट सिस्टम देखे थे। एंड लास्ट इज़ स्कोप, यानी कार्य क्षेत्र क्या है, इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो फूड इंडस्ट्री में अगर कैरियर ऑप्शन या कार्य क्षेत्र देखें, अपॉर्चुनिटीज़ देखें, वो क्या है? क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हो सकते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण जो प्रबंधन करते हैं वो बन सकते हैं। एनालिस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल लैब्स, लैब्स में आपको पता है रिसर्च वर्क बहुत होता है, वहाँ पे भी इनकी ज़रूरत होती है। इंटरनल फूड ऑडिटर टू असेस हैकअप, हैकअप के आकलन के लिए आंतरिक खाद्य लेखा परीक्षक फूड ऑडिटर होता है, यानी जो फूड के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखता है, उसका आप असेसमेंट कर सकते हैं। शोध और विकास विभाग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। ट्रेनर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैकअप, हैकअप को लागू करने के लिए उसको ट्रेन करने के लिए ट्रेनर बन सकते हैं। फूड सेफ्टी मैनेजर एंड मेंबर ऑफ हैकअप टीम, यानी देखिए आप हैकअप कितना वाइड है, कितना बड़ा लेवल पे ये काम करता है। तो हैकअप की टीम में जितने भी स्टेप होते हैं उन अलग अलग स्टेप में आप किसी भी स्टेप के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। मैनेजर हो सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं स्ट्रीम के, और लैब टेक्नीशियंस वगैरह भी बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो था ये चैप्टर था 6 और सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर था जो कि पूरी थी फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है होम साइंस में 5 फील्ड्स हैं, तो उसमें से फूड्स एंड न्यूट्रिशन ऑब्वियसली 50% कवर करता है सिलेबस को हमेशा। तो सेकेंड यूनिट जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड थी, और बाकी आपको पता है अब टोटल 13 चैप्टर्स हैं, तो अब धीरे धीरे करके और भी चैप्टर्स कवर करेंगे। जब तक क्लासेस में कंटिन्यू नहीं होता है हम ऐसे ही वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, आपका कोऑपरेशन भी ज़रूरी है। तो जितना हो सके इनको देखिए, आप वीडियोस को रिवाइज़ कीजिए, और स्टूडेंट इनको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए, क्योंकि ये थोड़े से बोरिंग टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा कंटिन्यू नहीं देखा है, उसको कंटिन्यू देखिए। कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं, और नेट पे भी इसका बहुत अच्छा मटेरियल है, तो आप वहाँ से भी एक पर्टिकुलर अलग अलग जो मानक हैं, फूड स्टैंडर्ड है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से।
तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर।